आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी कर्नाटक के बेंगलुरु की है। ये बात 2025 की है। 23 जून 2025 को बेंगलुरु के साउथ जिले में एक लाश मिलती है। लाश को देखने के बाद पता चलता है कि यह जो लाश है वो इसी जिले के दुहद्दी गांव के पूर्व पंचायत प्रेसिडेंट लोकेश की है। यह सब कनावा बांध के पास एक गाड़ी में था। इस पूरी घटना की जब जानकारी पुलिस को मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और घटनास्थल की जांच करती है। पुलिस जब घटनास्थल की जांच कर रही थी तो पुलिस को एक जहर की शीशी मिलती है, जिससे पुलिस को यह अंदाजा होता है कि यह आत्महत्या की गई है, क्योंकि जब जहर की शीशी पुलिस को मिलती है और लाश पे कोई भी निशान भी नहीं था, जिससे यह पुलिस को लगता है कि यह आत्महत्या की गई है। और पुलिस जो थी वो नेचुरल डेथ का केस दर्ज करती है और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अपनी अगली कार्रवाई करती है। अगले दिन जब इस पूरी घटना की जानकारी लोकेश के परिवार वालों को होती है तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मृतक की पत्नी चंद्रलेखा, जो मवाली गांव के में पंचायत मेंबर थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आती हैं तो बहुत रोती हैं और बताती हैं कि उनके जो पति थे यानी कि लोकेश, उन पर पिछले कई सालों से लगातार कर्जा चल रहा था। उन्होंने कई लोगों से कर्जा ले रखा था और इस कर्जे का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके लिए लोकेश पिछले कुछ दिनों से तनाव में थे और इसी तनाव में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने पूरी बात आती है तो लोगों को यह क्लियर हो जाता है कि ये जो है वो आत्महत्या ही की गई हो, क्योंकि पुलिस को मौके से जहर की शीशी भी प्राप्त हुई थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि जो मृत्यु हुई है वो जहर देने से हुई है और जहर की अधिक मात्रा से मृत्यु हो गई। लेकिन वहां पर एक बात जो शक के दायरे में ले जा रही थी, वो बात ये थी कि जो मृतक लोकेश थे उनके सीने में कुछ मात्रा जहर की फंसी हुई थी, कुछ गर्दन में, सीने में। जब मात्रा ये फंसी हुई थी तो इस बारे में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि यह तभी होता है जब किसी को जबरदस्ती जहर दिया गया हो। जब यह बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस कहीं ना कहीं थोड़े शक में आ जाती है। जब घटनास्थल की जांच कर रही थी तो पुलिस को दो सुराग मिलते हैं। पहला सुराग यह था कि जब घटनास्थल पर जहर की शीशी मिलती है तो उस शीशी में ढक्कन नहीं था। अगर लोकेश ने अपने आप जहर पिया होता तो वहां पर ढक्कन भी, जो ढक्कन था वो भी मिलता। लेकिन पुलिस को वहां पर यह शक हुआ कि ऐसा तो नहीं किसी ने जहर दे दिया और ढक्कन अपने साथ ले गया हो। दूसरा सुराग यह था कि मौके पर जो लोकेश था उसकी एक ही पांव की चप्पल मिली, दूसरे पांव की चप्पल नहीं मिली थी। पुलिस को वहां पर यह भी शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोकेश है उसकी हत्या दूसरी जगह की गई है और उसके बाद आकर इस लाश को गाड़ी में रख दिया गया हो, जिससे सबूत मिटाया जा सके। दोस्तों, यहाँ पर दो तीन सवाल पुलिस के सामने लगातार खड़े हो रहे थे और इसलिए लगातार पुलिस को यह शक हो रहा था कि ये कहीं ना कहीं हत्या का मामला हो सकता है। अब दोस्तों, जब शक लगातार पुलिस का बढ़ता गया है तो पुलिस आत्महत्या नहीं बल्कि दोस्तों हत्या की तरीके से एंगल से जांच करना शुरू करती है। जांच में सबसे पहले पुलिस ने लोकेश के परिवार वालों से ही पूछताछ करना शुरू किया। सबसे पहले उसकी पत्नी चंद्रलेखा से पूछताछ की गई, लेकिन वहां से पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। जब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई, वहां भी उन्होंने कोई खास बात नहीं बताई जिससे यह पता चल सके कि लोकेश की हत्या किसने की है। पुलिस के पास अब एक ही रास्ता बचा था, वो था सीसीटीवी और अन्य सबूत। पुलिस के पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था जिससे वो किसी को गिरफ्तार करके संदेह की दृष्टि आकर गिरफ्तार कर सके। पुलिस को अब जरूरत थी ठोस सबूत की, जिससे यह पता चल सके कि हत्या किसने की है। पुलिस ने अब अपना अगला कदम उठाया। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, इसमें कॉल डिटेल जो थे लोकेश के और उसकी पत्नी चंद्रलेखा के भी थे और अन्य लोगों के भी थे, और साथ ही में मोबाइल टावर का डाटा भी निकलवाया। सीसीटीवी फुटेज निकलवाए गए तो वहां पर एक बात पता चली कि जिस स्थान पर लोकेश की हत्या हुई थी वहां पर उसकी उसकी जो उसका पीछा कर रही थी वो एक काले रंग की कार उसका पीछा कर रही थी और ये पीछा वहीं पर किया गया जहां पर उसकी हत्या हुई थी। पुलिस के सामने जब ये गाड़ी आती है, कार आती है, तो पुलिस उसका डाटा निकलवाना शुरू करती है। इसी बीच मोबाइल टावर का जब डाटा मंगवाया जाता है तो जहां पर जिस स्थान पर लोकेश की हत्या हुई थी उसी स्थान पर एक मोबाइल एक्टिव था। जांच में पता चला कि मोबाइल फोन योगेश नाम के एक व्यक्ति का है। पुलिस ने जब कॉल डिटेल निकलवाए तो जो चंद्रलेखा थी उसके कॉल डिटेल से पता चलता है कि वह लगभग पिछले 2 महीनों से योगेश नाम के एक व्यक्ति से संपर्क में लगातार रह रही है। पुलिस को यहाँ पर 2 बातें पता चल जाती हैं। पहला तो मोबाइल टावर जब डाटा निकलवाया गया था उसमें भी लोकेश आ रहा था, और दूसरा यहाँ पर
जब उसकी पत्नी की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो उसमें भी योगेश से संपर्क होना शुरू होता है। तो सबसे पहले पुलिस योगेश को न पकड़कर उसकी पत्नी को पकड़ती है। पुलिस को यहाँ पर यह बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात जो उसकी पत्नी जरूर जानती है। पुलिस के पास दोस्तों सबूत भी थे, बस जो आरोपी थे उनका पर्दाफाश होना बाकी था। इससे पहले भी पुलिस ने उसकी पत्नी से पूछताछ की थी, लेकिन उसमें उसने कोई भी खास बात नहीं बताई थी, क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। पुलिस ने जब चंद्रलेखा को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ करती है, तो चंद्रलेखा पहले तो नहीं बताती, लेकिन कड़ी शक के बाद अपना बयान दे देती है और पूरी बात सामने रख देती है। बाद में पता चलता है कि जो योगेश है वो एक बेंगलुरु के पोस्ट ऑफिस में काम करता है। ऑनलाइन उन दोनों की मुलाकात, यानी कि जो योगेश और चंद्रलेखा है उनकी जो मुलाकात हुई थी वो ऑनलाइन हुई थी। ऑनलाइन मुलाकात के बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और उसके बाद एक दूसरे से मिलना मिलाना शुरू कर देते हैं। ये मुलाकातें दोस्तों इतनी बढ़ गई थी कि इनका पता जो था वो लोकेश को पता चल जाता है। लोकेश को जब इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी पत्नी चंद्रलेखा पर दबाव बनाता है और इन छोटी छोटी बातों के लिए भी झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। ये झगड़े इतने बढ़ गए थे कि बात बात पर झगड़े होने लगते हैं और फिर चंद्रलेखा जो थी वो अपने 2 बच्चों के साथ बेंगलुरु शिफ्ट हो जाया करती थी। और बेंगलुरु में, क्योंकि पहले ही बेंगलुरु में जो योगेश था वो पोस्ट ऑफिस में काम करता है, तो वहीं पर रहा करते थे। योगेश जो था वो लगातार उन्हीं के जो उसकी पत्नी चंद्रलेखा था उसके संपर्क में रहता था। दोस्तों जब भी चंद्रलेखा और लोकेश में झगड़े होते वो बेंगलुरु आ जाया करती थी। पिछले कुछ दिनों से वो ज्यादातर बेंगलुरु में है अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। दोस्तों ये झगड़े जब लगातार बढ़ने लगे और लोकेश जब चंद्रलेखा पर लगातार दबाव बना रहा था, तो इसलिए चंद्रलेखा ने लोकेश को अपने रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाना शुरू कर दी है। चंद्रलेखा अपनी इस योजना में दोस्तों योगेश जो उसका प्रेमी था उसको शामिल करती है और जब पूरी बात वो योगेश को बताती तो योगेश इसके लिए राजी हो जाता है। चंद्रलेखा के कहने पर योगेश ने लोकेश के मारने की सुपारी देती है। जो योगेश था वो सुपारी में 3 लोगों को शामिल करता है, उनमें शिवलिंगा, सूर्या और चंदन। इनसे जब संपर्क किया था वो सुपारी ले लेते हैं और उसको मारने का प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। दिन था 23 जून 2025 का। 23 जून को जब लोकेश काम के लिए अपने घर से निकलता है तो एक काली कार उसका पीछा करने लगती है। उस काली कार में वही 3 लोग मौजूद थे, शिवलिंगा, सूर्या और चंदन, जिन्होंने इसके मारने की सुपारी ली थी। दोस्तों ये लगातार पीछा करने के बाद एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं। सुनसान इलाके में उसकी कार रोकी जाती है, वही कानवा बांध के आसपास उसकी कार रोकी जाती है। कार रोकने के बाद जब उसको निकाला जाता है और उसे फिर जबरन जहर पिलाया जाता है। जहर जब पिला दिया जाता है तो जो उसकी कार थी, जो लोकेश था, उसकी भी कार उसके पास होती है और उसकी कार को मेन रोड पर खड़ा कर दिया जाता है और मेन रोड के खड़ा करने के बाद जो उसकी हत्या की गई थी उसके बाद जो शव था उसी गाड़ी में रख दिया जाता है। दोस्तों घटना जो थी पूरी सोच समझ के की गई थी और जो जहर की शीशी थी वो भी वहीं पर रख दी जाती है। इससे यह पता चले कि हत्या जो है वो आत्महत्या की गई है। हालांकि दोस्तों पुलिस ने अपने सीसीटीवी मदद और मोबाइल टावर और कॉल रिकॉर्डिंग से इस पूरी घटना का खुलासा कर लिया है। खुलासा करने के बाद सबसे पहले दोस्तों जब चंद्रलेखा को गिरफ्तार किया तो उसने योगेश का नाम लिया। योगेश को जब पुलिस ने दोस्तों अपने हिरासत में लिया और गिरफ्तार किया तो उसने जितना भी अपना गुनाह था उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। योगेश के कहने पर जिन 3 लोगों ने सुपारी ली थी, शिवलिंगा, सूर्या और चंदन, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में 5 लोगों को पुलिस ने दोस्तों गिरफ्तार किया है। दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि हम चाहते हैं इन कहानियों से लोग सीखें और सतर्क रहें। इस कहानी में आपको यही सीख मिलती है कि एक छोटे से प्रेम के लिए अपने परिवार को नष्ट कर लेना और उसके बाद खुद एक गड्ढे में चले जाना कितनी बड़ी गलती है। इन कहानियों से लोग सीखें और लगातार सतर्क रहें। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो, इस वीडियो के बारे में कोई भी अपनी राय तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे लगातार आपको वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।